हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो आज की क्लास है ये आपके आर एस मेंस 2024 की है। आर एस मेंस 2024 की है। जो आपका आर एस मेंस का जो आपका जनवरी में एग्जाम होने वाला था वो अभी आपका जुलाई में चला गया है। आप सभी को पता ही है ये एग्जाम आपका अभी 20 और 21 से जुलाई को होगा। 20 और 21 से जुलाई का होगा। तो आपको जो अभी 6 महीने का टाइम मिला है, अभी आपको 6 महीने का टाइम मिला है, उसका हमें भरपूर तरीके से अच्छे से यूज में लेना है। ये नहीं कि अभी हमारा एग्जाम आगे चला गया, टाइम ज्यादा है, हम पढ़ लेंगे। जो पीछे आपकी 3 से 4 दिन है वो क्लासेज नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी से आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू यानी 2 दिन में एक क्लास या फिर एक दिन छोड़कर एक क्लास है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप लोगों ने पहले बोला था कि मैम हमारा जो जनवरी में एग्जाम होगा 28-29 को, तो तब तक आप हमारी क्लास है वो कंटिन्यू करिए। मैं कंटिन्यू कर रही थी आपकी क्लास, लेकिन जैसे ही आपकी जो ये एग्जाम है ये आगे किसका है, तो पीछे 3 से 4 दिनों में हमारी ये क्लास नहीं हुई थी। लेकिन अभी आपकी ये कंटिन्यू रहेगी, तो आपको ये क्लास है वो अच्छे से कंटिन्यू करनी है। कोई भी स्टूडेंट ये भ्रम में ना रहे कि हमें 6 मंथ मिल गए हैं, हम तो अब इसमें थोड़े से धीरे भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको अब जो आपका ये टाइम बचा है इसमें सिर्फ दो चीजें करनी है। एक तो आपका रिवीजन, प्लस में आपकी आंसर राइटिंग। प्लस में आपकी आंसर राइटिंग। अब जो बच्चा जितना टेस्ट देगा, जितना ज्यादा लिखेगा वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो आपने पढ़ा सब कुछ है, अच्छे से तैयारी की है, तो बस आपको रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग करनी है। आपको जो लिखना है वो ज्यादा से ज्यादा है। हर दिन 3 घंटे जरूर लिखना, हर दिन 3 घंटे है वो जरूर लिखना, तभी आप अच्छा स्कोर है वो कर पाओगे, अच्छी अपना रिदम है वो बना रहेगा। तो अभी ये जो आपकी क्लास है मैं वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको ये क्लास 2 दिन में एक या हर रोज तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन 2 दिन में या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को ये लगे कि नहीं हमारी डेली की क्लास होनी चाहिए, तो एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आपकी आज की जो क्लास है वो 74वीं क्लास है। अभी तक हमने इतनी क्लास है वो ले रखी है। जिस दिन आपकी क्लास ना हो उस दिन आप पीछे वाली एक क्लास को जरूर देखें। उस एक क्लास का आप जरूर देखोगे, पढ़ोगे, तो उसमें आपका रिवीजन भी होगा और आपको भी लगेगा कि नहीं हमारी क्लासेस है वो रोज की चल रही हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट है मैंने काफी ज्यादा है वो प्रोवाइड करवा दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो आप प्रैक्टिस जितनी कर सको उतना काफी आपके पास कंटेंट है, और भी मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो रोज की आपको जो ये क्लास है वो जरूर लेनी है। जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती आप पीछे वाली क्लास का रिवीजन जरूर करोगे। पीडीएफ से करना चाहो, क्लास से करना चाहो, क्लास से करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका रिदम है आपका बना रहेगा। पीडीएफ से करना चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ये सारी की सारी पीडीएफ है मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, तो वहां से आप कर लेना। साथ में जो सुबह आपके करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप उसी चीज से अपडेट रह सको। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो आपकी क्लास है ये सेम आपके एग्जाम में जो पेपर आता है वैसी रहेगी। पार्ट ए में आपका व्याकरण और पार्ट बी में जो आपको पीछे टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया गया था वो करवाया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है, ठीक है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। हमें संधि करनी है और हमें संधि विच्छेद दिया गया है। तो हमारा जो सबसे पहला जो हमें शब्द दिया गया है वो क्या है, योगीन प्लस ईश्वर। योगीन प्लस ईश्वर यानी कि योगीश्वर। इसका शब्द संधि क्या होगा, योगीश्वर होगा। तो अपन लिखेंगे योगीश्वर। योगेश्वर। श्री प्लस ईस, श्रीस। श्री प्लस ईस, श्रीस। जाति प्लस अभिमान, जाति प्लस अभिमान यानी जात्यभिमान। क्या बनेगा, जात्यभिमान। जात्यभिमान, जाति प्लस अभिमान। आगे बढ़ते हैं, भूत प्लस इक। भूत प्लस इक का क्या हो गया, भौतिक। भौतिक विज्ञान होता है ना, भौतिक। भूत प्लस एक भौतिक। आगे बढ़े, ये आपके एक प्रत्यय में भी आप याद कर सकते हो। अगला हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारे संधि का है। इसमें हमें शब्द दिया गया है, हमें करना है संधि विच्छेद। सबसे पहला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है कामायनी।
क्या दिया गया है? कामायनी। कामायनी की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा काम प्लस अयनी। अयनी क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, तो काम मायनी, काम प्लस अयनी। अगला में जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है अन्यान्योपाय। अन्यान्योपाय यानी अन्यान्य, ए नयान्य, अन्यान्य प्लस उपाय, प्लस उपाय। आगे बढ़े। अगला हमें दिया गया है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होगा एक्स, अक्ष प्लस उहिनी। उ बड़ा है पे मात्रा और नी पे मात्रा, उहिनी। स्वच्छ का हम सभी को पता है सु प्लस अच, सु प्लस अच। आपके जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन है वो संधि से आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद का आता है, संधि विच्छेद करनी होती है, एक में हमें संधि करनी होती है, और तीसरा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो संधि विच्छेद का या संधि का बन जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके उपसर्ग का। निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द हमें बनाने हैं। अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग की बात करें तो अधि उपसर्ग से दो शब्द हम बना सकते हैं। पहला अधिकरण। क्या बना सकते हैं? अधिकरण। प्रैक्टिस मत छोड़ना, ये मत समझना कि 6 महीने का टाइम मिला है तो काफी टाइम है, हम अच्छे से कर पाएंगे। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जितने ज्यादा आंसर राइटिंग करेगा, वो ही अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो अधि उपसर्ग से अधिकरण, अधिगम, और लिखें तो अधिनियम, अधिनियम। अधिनियम के अलावा और अपन क्या लिख सकते? धै पे मात्रा है अधिनियम। अधिनियम के अलावा भी अपन जैसे लिख सकते हैं अधिनायक, अध्यक्ष, अधिनायक। ठीक है। आगे बढ़े। अगला में दिया गया दुरुपसर्ग। दुरुपसर्ग की बात करें तो दुरुपसर्ग से बनने वाला शब्द देखें तो जैसे दुर्गम, दुर्गम हो गया, दुर्जन हो गया, दुर्गुण हो गया, दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्दशा हो गई, दुर्दशा। तो ये आपके दुरुपसर्ग से बनने वाले शब्द। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके प्रत्यय का है। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए, यानी जो हमें शब्द दिया गया है उसकी हमें क्या करनी है? उससे प्रत्यय वो अलग करना है। हम इसमें देखेंगे कि जो आपके बपोत्ती, बपोत्ती में क्या है? इसका बनता है बाप प्लस ओती, बाप प्लस ओती। मूल शब्द बाप और इसमें प्रत्यय है ओती। दिवालिया की बात करें तो दीवाल, दीवाल प्लस या, दिवालिया, इसमें प्रत्यय है या। सुनहरा की बात करें तो इसमें सोन प्लस हरा, सुनहरा। क्या है? सुनहरा, तो सोन प्लस हरा, सुनहरा। अगला है प्रताड़ित। प्रताड़ित की बात करें तो पर ताड़ प्लस इत, प्रताड़ित। प्रताड़ प्लस इत, प्रताड़ित। तो बपोती में ओती, दिवालिया में इया, सुनहरा में हरा, प्रताड़ित में इत प्रत्यय दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका विलोम शब्द का। विलोम शब्द की अगर बात करें तो सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है बहुज्ञ। बहुज्ञ, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत का अल्प, तो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। बहुज्ञ, अल्पज्ञ। ये है आदृत। ये क्या है? आदृत। तो आदृत का क्या हो जाएगा? इसका आप अनादृत लिख सकते हो, अनादृत, या फिर आप निरादृत भी लिख सकते हो, निरादृत, जो आप अच्छा आपको सुइटेबल लगे आप लिख सकते हो। अगला है गरिमा। गरिमा की अगर बात करें कि इसका विलोम होता है आपका लघिमा। गरिमा का क्या होता है? लघिमा। प्रतीचि की बात करें तो प्रतीचि का जो विलोम होता है वो होता है प्राची। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बहुज्ञ का अल्पज्ञ, आदृत का अनादृत या निरादृत, गरिमा का लघिमा, प्रतीचि का प्राची। अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रायवाची का। हमें दो शब्द दिए गए हैं, दोनों के दो दो प्रायवाची हमें लिखने हैं। सबसे पहला हमें दिया गया अनिवार्य है और दूसरा दिया गया चांदी। अनिवार्य की बात करें तो अपन बोल देते हैं ना कि ये अनिवार्य यानी बाध्यकारी है, या फिर बोल सकते हैं ये आवश्यक है। तो अपन पहला लिख देंगे आवश्यक, आवश्यक। दूसरा इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बाध्यकर,
बाध्यकर यानी ये आवश्यक है, बाध्यकर है। इसका अपन लिख सकते हैं ये अटल है। क्या है? अटल है। और इसका अपन लिख सकते हैं जैसे अपरिहार्य है, अपरिहार्य, अपरिहार्य है ये। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी का हमें पता है सबसे पहला जो याद रहता है वो रहता है जात रूप। क्या रहता है? जात रूप। दूसरा इसी को क्या बोलते, इस बोलते कल धोत। क्या बोलते हैं चांदी को? कल धोत। ठीक है। एक इसको बोलते इंदु लोहा, इंदु लोह है, इंदु लोह है। तो चांदी की आप याद रख सकते हैं जात रूप, कल धोत, इंदु लोह है। इसी को चंद्र कांति भी बोलते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं चंद्रकांति, चंद्रकांति। अनिवार्य, आवश्यक, बाध्यकर, अटल, अपरिहार्य, चांदी का जात रूप, कल धोत, इंदु लोह है और चंद्रकांति। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका अर्थभेद का। तो हमें इसमें शब्द युग्म दिए गए हैं जिनका हमें अर्थभेद करना है। एक दिया गया है अजय, एक दिया गया है अजया। अजय की बात करें तो इसका होता है न जीतने योग्य, न अजय, जय मतलब जीतने योग्य, अजय न जीतने योग्य। अजया, अजय का अर्थ क्या होता है? बकरी। अजय का अर्थ क्या होता है? अजया यानी बकरी या फिर भांग, बकरी या भांग। प्रोसित, प्रोसित की बात करें तो प्रोसित होता है यानी भेजा गया, भेजा गया। प्रोसित भेजा गया और प्रेसित प्रवास करने वाला, प्रवास करने वाला, करने वाला। तो ये हमारे शब्द युग्म का क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें अर्थभेद स्पष्ट करना था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। यानी हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। सबसे पहला जो हमें दिया गया वो दिया गया हाथ से कार्य करने का कौशल। तो ये क्या होता है? ये हस्त कौशल बोल दें इसको, हस्त कौशल, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? हस्त लाघव भी बोल सकते हैं, हस्त लाघव, हस्त कौशल या हस्त लाघव। अगला है उत्तर का स्वामी, उत्तर का स्वामी यानी कुबेर, यानी कुबेर। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को यक्ष भी बोला जाता है, यक्ष या फिर कुबेर, कुबेर। उत्तर का स्वामी कुबेर या यक्ष। आगे बढ़े, अगला हमारा क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि का। वाक्य शुद्धि का आपके सिलेबस में वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों है। क्वेश्चन आपके दोनों के आएंगे तो हमें प्रैक्टिस भी दोनों की करनी है। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखे। आत्मा निर्विकार होती है। इसमें क्या दिया गया है? आत्मा निर्विकार होती है, तो इसका क्या बनेगा? होती है नहीं, आत्मा निर्विकार है। हम लिखेंगे आत्मा निर्विकार है, निर्विकार है। मनुष्य की योग्यता उसके काम से प्रकट होती है, उसके काम से प्रकट होती है। तो मनुष्य की योग्यता उसके काम में प्रकट होती है, काम से प्रकट नहीं होती, उसके काम में उसकी योग्यता होती है। तो अपन क्या लिखेंगे? मनुष्य की योग्यता, मनुष्य की योग्यता उसके काम में प्रकट होती है, प्रकट होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? से की जगह क्या आ जाएगा? में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यानी अब हमारे क्वेश्चन है शब्द शुद्धि का। सबसे पहला दिया गया रंगाई। रंगाई की बात करें तो इसमें जो रंगाई है वो किस प्रकार लिखा जाता है? एक तो रे के ऊपर बिंदी नहीं चांद बिंदी आती है। दूसरा इसमें क्या हो गया? ई है वो बड़ी आएगी, तो क्या लिखा जाएगा? रंगाई। एक है संसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। सांसारिक यानी दोनों ही सा सा होंगे और पहले से के ऊपर बिंदी होगी, तो सांसारिक। वाल्मीकि, वाल्मीकि की अगर देखें तो वाल्मीकि में क्या गलती है? इसमें गलती दे रखी है कै पे मात्रा की। वाल्मीकि ये वाला बिल्कुल सही लिखा जाएगा। अगला है प्रज्वलित। प्रज्वलित की बात करें तो प्रज्वलित में क्या गलती है? इसने उज्जवल वाली गलती कर दी जिसमें दो जय दे दिए। प्रज्वलित में एक जय आएगा आधा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा।
ये जो गलतियां होती हैं प्रज्वलित, जैसे उज्जवल दिखा के हमसे गलती कर लेता है, या फिर टैट है की गलती होती है, टैट है और ठह की गलती दे देते हैं। छोटे ऊ की बड़े ऊ की गलती होती है, कौन कौन से दोनों छोटे आते हैं, कौन सो में दोनों बड़े आते हैं, किस में एक है वो बड़ा एक छोटा आता है, कौन से शब्दों में है वो जो ई की मात्रा होती है वो बड़ी ई और छोटी ई की आती है। ये सारे के सारे मैंने शुरू शुरू में आपको अच्छे से समझाई थी, जब मैं आपको संधि और वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रही थी। तो आपको वो क्लासे भी लेनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, तो आप सारी क्लासों को अच्छे से अभी रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़े तो अगला आता है हमारा इन मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। आपके जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस में मुहावरे लोकोक्ति दोनों है, तो हमें दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहला में क्या दिया गया है, पहला दिया गया कफन को कोड़ी न रखना। कफन को कोड़ी न रखना, इसका मतलब क्या होता है, अपव्ययी होना, यानी कफन के लिए ही कोड़ी नहीं बचे उनके पास, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपव्ययी होना। अपव्ययी होना अर्थ हो गया। वाक्य में प्रयोग, खर्च करो लेकिन इतने अपव्ययी भी मत बनो कि कफन को कोड़ी भी न रहे, यानी कफन खरीदने के लिए भी कोड़ी न रहे। तो कफन को कोड़ी न रखना यानी अपव्ययी हो जाना, इसने खुद ने वाक्य में प्रयोग कर दिया कि खर्च करो लेकिन इतने अपव्ययी भी मत बनो। अगला है चोटी हाथ में होना। चोटी हाथ में होना मतलब वश में रखना, वश में रखना, वश में रखना या फिर वश में करना। चोटी हाथ में होना, आपको पता है कि जब किसी के हमारे हाथ बाल आ जाते हैं तो वो पूरा का पूरा हमारे वश में ही आ जाता है। तो चोटी हाथ में होना यानी वश में रखना या फिर वश में करना। ठीक है। अगला है, इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग देते तो लोकतंत्र में राजनेताओं की चोटी जनता के हाथ में रखनी चाहिए, ये हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया। आगे बढ़े, अगला हमें क्या दिया गया, लोकोक्ति। निम्नलिखित लोकोक्तियों का भावार्थ वाक्य में प्रयोग से स्पष्ट कीजिए। हमें जो लोकोक्ति दी गई है वो दी गई है, अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार यानी जो स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति है वो अनचाहा कार्य भी करता है, यानी अटका बनिया दे उधार यानी स्वार्थी, स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति। मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है ना, तो बनिया भी उधार दे देता है, वरना बनिया उधारे नहीं देता। तो अपन लिखेंगे स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है, अनचाहा कार्य भी करता है, करता है यानी अटका बनिया भी उधार देता है। कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगनी तिगुनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करे, अटका बनिया दे उधार यानी जो काम नहीं करते थे उनको भी अब वो दुगनी तिगुनी मजदूरी दे रखा है कि कुछ तो करो। तो वो ये कि अटका बनिया दे उधार यानी स्वार्थ और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अब हम आगे बढ़े, ये हमारे जो सिलेबस में जितने भी हमारे जो सिलेबस में जितने टॉपिक दे रखे सबका मैंने एक एक क्वेश्चन है आपको करके बता दिया, एक एक क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी पर। पार्ट बी का जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या है कि आपको एक दे रखा है, एक गद्यांश दे रखा है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसका संक्षिप्तीकरण करना है। अच्छाई की तलाश करना उतना ही आसान है जितना बुराई की, महानता की तलाश उतनी ही आसान है जितनी हीनता की। कोई इंसान सबसे अच्छा निवेश यह कर सकता है कि वह एक सुंदर शैली हासिल करे। उदारता की भावना, खुश करने की कला। खुश मिजाज और आनंददायक व्यक्तित्व वाले इंसान का स्वागत ही नहीं होता, उन्हें हर जगह खोजा जाता है। यानी जो अच्छा व्यक्तित्व रखने वाला इंसान होता है उसको हर कोई ये देखता है कि हाँ उसका जो साथ है वो हर कोई पाना चाहता है, तो हर कोई उसको खोजता है। शोध बताते हैं कि आप व्यक्तित्व के जो गुण स्वयं में देखना चाहते हैं उन्हें सीख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और उन पर मेहनत कर सकते हैं। विकसित करने लायक गुण है धैर्य,
दयालुता, उदारता, विनम्रता, शिष्टता और ईमानदारी, यानी इन चीजों को अपन किसी और की देख के भी अपना सकते हैं। साथ ही आपका हुलिया भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी पहली छवि इसी से बनती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम एक तिहाई शब्द है उसके लिखते हैं, एक अच्छा सा टाइटल यानी शीर्षक है वो लिखते हैं। ये अगर मैंने एक छोटी सी हिंट दी आपको नीचे कि ये सारे के सारे 117 शब्द है, यानी 3 बाय 3 कर यानी एक तिहाई देखे तो हमने लगभग है वो 39 शब्द लिखने हैं। 39 का मतलब है कि आप है वो 35 लिख सकते हो या फिर 40 लिख सकते हो, इसके बीच में आपको रहना है। ये होता है एक तिहाई लिखना। तो चलिए अब हम पहले तो इसका शीर्षक देखते हैं, फिर इसके एक तिहाई शब्द लिखते हैं। जो हमने बात की वो थी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, यानी इंसान के गुण की बात थी। तो हमारा जो टाइटल होगा वो मैंने आपको हर बार जब मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने बोला था कि जो टाइटल है वो 2 से 3 शब्दों का रखे। 2 से 3 शब्दों का रखे। एक शब्द ऐसा होता है जो बार बार आपके पैराग्राफ में आता है, जैसे व्यक्तित्व हो गया, इंसान के गुण हो गए, तो ये आपका हो गया एक अच्छा टाइटल। उसके बाद हम संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि हुलिये से पहली छवि के बाद इंसान इंसान व्यक्तित्व, ये क्या है, व्यक्तित्व के गुण कौन से होंगे, धैर्य हो गया, दयालुता होगी, उदारता, विनम्रता, शिष्टता, ईमानदारी और एक खुश करने की कला आदि सुंदर शैली हासिल करके स्वयं में देखकर विकसित करके मेहनत करके खुश मिजाज एवं आनंददायक बन सकता है। यानी हुलिये से पहली छवि के बाद इंसान क्या बन सकता है वो इसमें दिया गया है। तो ये इसमें एक थे शब्द हमने लिखे, अच्छे से एक अच्छा हमने इसमें एक शीर्षक लिखा। कोई भी चीज की आपको समझ नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा आगे मैं आपको नेक्स्ट के जो क्लास होगी उसका क्वेश्चन दूंगी, जिसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है, अच्छे से अच्छा आपको आंसर लिखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, आपको एक कथन दिया जाता है जिसका आपको भाव विस्तार करना है, यानी 100 शब्द उस चीज के ऊपर लिखने हैं। आपको ये कथन दिया गया कि जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट। इस चीज की आपको अच्छे से है वो आंसर राइटिंग यानी प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये लिखना है कितने 100 शब्दों में लिखना है। इसका जो जिन जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी पेट, इसका जो आप देखें कि इसका क्या होगा, इसका मेहनत से रिलेटेड है, अपन को लिखना है मेहनत और परिश्रम। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ ताकि आप इस पर अच्छा सा लिख पाए। जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी बैठ कर, यानी जिस चीज के बारे में गहरा सा विचार करेंगे तो जिस चीज को खोज रहे हैं वो जरूर हमें मिलेगी। यानी ये जो पंक्ति है वो साफ साफ किस चीज की ओर इंगित कर रही है, कि जो मेहनत और परिश्रम के महत्व को ये लाइनें बता रही है, कि जिसने गहरे पानी में भी जाकर के उस चीज को खोज लिया तो वो जो जैसे बोलते हैं ना कि पानी में खोजने से, गहरे पानी में खोजने से मोती भी मिल जाती है। ठीक है, तो वो ही इसमें बोल रहा है, ये परिश्रम के बारे में, मेहनत के बारे में बता रहा है। तो इस पर आपको अच्छे से आपको क्या लिखना है, 100 शब्द लिखने हैं। 100 शब्द लिखने हैं, 10 अंक का ये आपका रहने वाला है। तो आप इसकी अच्छे से आंसर राइटिंग करना। अगली जो क्लास होगी इसमें आप अपना मिलान करना कि आप कितना अच्छा लिख पाए हो। ये आज की क्लास थी जो पूरी एज इट इज आपके पेपर पर थी। जो आपके 50 नंबर का जो पार्ट ए आता है उसमें जितने आपके टॉपिक एग्जाम में सिलेबस में आपको दिए गए हैं, उतने के उतने टॉपिक मैंने हर टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको करवाया है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ पाए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।